हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और क्लास 9th साइंस में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और काफी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने पहले भी पढ़ लिए थे। तो उन टॉपिक्स को हमें एक बार रिवाइज करना होगा और रिवीजन के बाद आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सबसे पहले हमें पता है एटम्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है कि जो मैटर है, मैटर किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से। लेकिन एटम किससे बना है, एटम भी तो किसी चीज से बना हुआ होगा, है ना, बना हुआ होगा। तो वो किससे बना है, या एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। देखो, पहले तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलकर के मैटर बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि एटम जो है, ये जो एटम है, इसके भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये हैं बच्चों इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा कुछ होता है एटम का स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या, कैसे कैसे ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी हुई, क्योंकि पहले तक तो सिर्फ यही पता था कि एटम स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर कैसे कैसे इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के बाद तक, है ना, जब तक स्टार्टिंग से लेके बाद तक, यानी कि जो स्ट्रक्चर हम अभी देखते हैं एटम का, पहले कहाँ से शुरुआत हुई, सबसे पहले कौन कौन से मॉडल दिए गए थे एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ठीक है, तो चलो, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में से पढ़ भी लिया था, थोड़ा बहुत देख भी लेंगे, रिविजन भी हो जाएगा। चलो, तो हमने बात की थी चार्ज पार्टिकल की। मैटर में जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं, हम कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है प्रोटॉन से, लगभग 2000 गुना कम होता है प्रोटॉन के मास से। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। फिर हमने बात की थी, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, चार्ज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, प्रोटॉन का चार्ज है +1 और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। अगर हम एग्जैक्ट लिखें तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 ही है, प्रोटॉन का है 1 पॉइंट प्लस में। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास भी सेम होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सिमिलर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो मास है वो काफी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, या ये बोल लो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफी कम है प्रोटॉन के मास से, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट। क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। क्लियर है, तो मास चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें बीच में जो न्यूक्लियस है, इसमें रहता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन 0 वाला, यानी कि जिसका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और दोनों का मास लगभग बराबर है। तो सारा जो मास है एटम का वो कहाँ पर है, सारा जो मास है वो कहाँ पर है, वो है न्यूक्लियस में। फिर इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वहां पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स।
जिनका चार्ज तो नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन अगर मास की बात करें तो इनका मास तो बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल मास इनका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर देखा गया कि डाल्टन ने क्या कहा कि एटम कैसे इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ना तो इन्हें विभाजित किया जा सकता है और ना ही इन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यानी कि ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो इनकी थ्योरी का ये एस्पेक्ट था, ये फेल हो गया जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, फिर पता चला कि जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है, और ये डिवाइडेड किया जाता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने पहला स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का जो मॉडल है वो दिया था। तो वो कुछ इस तरीके से था, है ना। आप इसको एक वाटरमेलन की तरह देख सकते हो। जैसे वाटरमेलन का, जैसे वाटरमेलन आपको दिख भी रहा है इमेज में, अब वो क्या दिख रहा है, जो इसका रेड पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो रिजेंबल करता है, क्या रिजेंबल करता है, पॉजिटिव चार्ज को। क्योंकि हमने इससे क्या कहा कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है वो इसकी तरह होता है। ठीक है, इसकी तरह कैसा, जो ये ब्लू, जो पूरा रेड पार्ट है वो क्या है हमारा, वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो इसपे सीड्स है, एम्बेडेड है इसपे सीड्स, है ना, एम्बेडेड है सीड्स इस पर, ये सीड क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है ये सीड। ठीक है, या हम जैसे इस कुकी को देख ले तो ये कुकी में ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये जो पूरा स्पेयर है ये क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में ये जो चोको चिप्स एम्बेडेड है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने यही बताया कि जो मॉडल है हमारा इसकी तरह ही है एटम का मॉडल। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज क्या है, इस तरीके से एम्बेडेड है। क्लियर। लेकिन ये उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, जिस वजह से ये जो एटम है ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आया हमारा नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो जो जे थॉमसन का मॉडल था वो कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, जिस वजह से ये मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, है ना, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग या बॉम्बार्डिंग की जाती है थिन गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, वैसे हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास है एक रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जाती है एक बहुत ही पतली थिन गोल्ड की शीट पर। ठीक है, शीट क्या है, बहुत ज्यादा पतली फॉइल है ये। ठीक है, इस पर की जाती है। अब इसके पीछे लगी हुई होती है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम क्या है कि जितनी बार भी पार्टिकल इस पर टकराएगा ये क्या करेगी, ग्लो करती है। ठीक है, और जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जाती है इस रेडियो एक्टिव सोर्स से, ये पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाते हैं। अब क्या देखा गया, तीन चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व की गई। अब वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे जो यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए, वो ये थे। पहला, कि जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, यानी कि जैसे जा रहे हैं वैसे यहाँ से भी पास हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो कुछ एंगल से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल। और 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो क्या हो रहा है, बाउंस बैक, यानी कि वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन मेन यहाँ पर क्या थे, ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ज्यादातर जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल जो कुछ एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं। और 12,000 में से लगभग एक आध पार्टिकल ऐसा है जो क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशंस थी। तो कंक्लूजन क्या दिया गया कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि जो ये एटम है इसका जो ज्यादातर पार्ट है
मोस्टली जो पार्ट है वो कैसा है, खाली है, उसमें स्पेस है काफी ज्यादा, इस वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम जगह पर है, जिस वजह से कुछ ही पार्टिकल्स क्या कर पा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। अब न्यूक्लियस सिर्फ एक जगह पर होने की वजह से और बहुत कम छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ 12,000 में से कोई एक आध पार्टिकल ही है जो बाउंस बैक कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल बाउंस बैक नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंक्लूजन्स थे कुछ इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो चलो आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन ये रही जो हमने अभी पढ़ी, और ये रहे कंक्लूजन्स कि एटम का ज्यादातर स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, बहुत कम स्पेस घेरा हुआ है। और जो पॉजिटिव चार्ज और मास है ये क्या है, एक छोटी सी जगह पर कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, छोटी सी जगह पर है। क्लियर है? तो देखो अगर ऐसा ना होता, ठीक है, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते, मान लो ये एटम है और जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ी जगह पर होता है ना, इतनी जगह पर न्यूक्लियस होता है ना, ज्यादा जगह पर न्यूक्लियस होता, तो क्या होता, तो यहाँ पर क्या रहता बच्चों, तो जब हम रेडियो एक्टिव सोर्स से यहाँ पर रेस को, पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाते, तो ज्यादातर पार्टिकल्स तो बाउंस बैक करते। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते, एंगल से डेविएट करते। ठीक है, और बहुत कम पार्टिकल हैं जो स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करते। ठीक, किस वजह से, स्पेस ना होने की वजह से, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने से, और मास जो है ज्यादा होने की वजह से, ये एटम का मास भी क्या होता, ज्यादा होता। ठीक है, चलो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना। चलो, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी बच्चों रदरफोर्ड के मॉडल की, जो हमने देख लिया था कैसा है, के ड्रॉबैक्स भी देख लिए थे कि क्यों ये मॉडल जो है आगे जाकर के फेल हो जाता है। ठीक, फिर बोर्स मॉडल हमने देख लिया था। ठीक है, बोर्स मॉडल क्या बताता है, यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स को ये डिस्कस करता है, या रदरफोर्ड जो मॉडल था उसके काफी पॉइंट को ये क्या करता है, सही करता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल को ही क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को ही ऑक्यूपाई करते हैं। फिर दूसरा, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर कहा जा रहा था, रदरफोर्ड के मॉडल में। जिसका मतलब क्या है, तो देखो अगर ये यहाँ पर है, इसकी कुछ एनर्जी है तो रिवॉल्व कर रहा है, अब धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो ये नीचे रिवॉल्व करेगा, फिर और कम होगी, है ना, रिवॉल्व करने में इसकी एनर्जी खर्च होगी, फिर धीरे 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 इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि एक टाइम पर ये न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियस पर गिर जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है कैसा है, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसी को ही बोर करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक टाइम पर जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में हो रहा था। जो क्या था, इसका एक ड्रॉबैक भी था रदरफोर्ड मॉडल का, तो यहाँ पर वो सही करते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और चीजें थी, जैसे कि ये जो ऑर्बिट्स हैं शेल के, जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। दूसरी चीज, ये शेल फिल कैसे किए जाएंगे, ऐसे नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर वाले शेल में फिल कर देंगे, नहीं। कैसे, सबसे पहले जो अंदर वाला शेल है उसको भरा जाएगा, फिर अगला शेल, फिर अगला शेल, फिर अगला शेल। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो अंदर वाले शेल में ही 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं। इसका भी क्या था, एक रूल था, 2n², फॉर्मूला क्या है, 2n², तो 2n² के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा।
ठीक है। अब जैसे पहले शेल का n क्या है 1 है, यानी कि पहले शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे ही दूसरे शेल की बात करें अगर हम, तो दूसरे शेल में भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो अगर आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पहले शेल में ही आ जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो पहले शेल में आएंगे, लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा सेकंड शेल में। ठीक है। तो ये शेल को शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने का इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है। अगला है, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर शेल में। मान लो हमारा ये 3 का स्क्वायर 18, इस शेल में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो हमारे पास है 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो 18 इलेक्ट्रॉन ही है। तो किस तरीके से हम फिल करेंगे, तो आउटर शेल में क्या एम शेल हमारा अगर आउटर शेल है तो क्या हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, नहीं। कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो हम इलेक्ट्रॉन तो इसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। शायद हमने पहले एक चैप्टर पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो वहां पर हमने ये पढ़ा भी था। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर शेल्स में तो फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इनमें फिल कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। लेकिन अगर इन शेल में से कोई शेल ऐसा है जो आउटर शेल बन रहा है, ठीक है, मान लो एम वाला शेल आउटर शेल बनता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 नहीं होंगे, कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी रूल था, रूल है एक। ठीक है, चलो फिर बात की थी हमने कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे कैसे होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये था रूल 2n स्क्वायर। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। मान लो ये वाला शेल है n वाला, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। लेकिन अगर ये क्या है, आउटर शेल है, तो यहाँ पर 32 नहीं भरे जाएंगे, तो हमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल बिफोर, अच्छा देखो इनर शेल को पहले भरा जाएगा फिर आउटर शेल की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो शेल्स को जो है स्टेप वाइज मैनर में ही फिल किया जाएगा। क्लियर है, इतना इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमने देख लिया था कि पहले जो 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 हमारे पास एटम है, इनका कैसे स्ट्रक्चर होगा और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सोडियम को देखते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने ये पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू electron number of protons is equals to atomic number। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, उसमें क्या होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर। मान लो 5 प्रोटॉन है तो 5 ही एटॉमिक नंबर होगा। मान लो इसमें जो है एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17 ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ये तो क्लियर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। अब यहाँ पर एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है कहां पर, इन एन न्यूट्रल, इन द न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो भी तो बराबर हो गए आपस में, हो गए ना बराबर। अरे ऐसी तो करते हैं, अगर ए बराबर है बी के, ठीक है, और बी बराबर है सी के, तो ए भी तो बराबर हो गया ना इनडायरेक्टली सी के। क्लियर है, ऐसे ही तो करते हैं। चल छोड़ो, ये तो खैर यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। तो
ये हमने देख लिया था। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम की बात हो रही, किसी चार्ज्ड स्पेशी की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि चार्ज्ड स्पेशी में चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास है एक क्लोरीन और एक है क्लोरीन नेगेटिव, एक है सोडियम और एक है सोडियम पॉजिटिव। अब हम कहेंगे ये जो सोडियम है, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले। तो हमने कहा हमारे पास है एक क्लोरीन और एक है क्लोरीन नेगेटिव, एक है सोडियम, एक है सोडियम पॉजिटिव। अब देखो ये तो न्यूट्रल स्पीशी है, ये भी न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड वाली है और ये भी क्या है, चार्ज्ड वाली है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का अंतर कितना आता है। ठीक है, अगर हम देखें दोनों के एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो Z यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका भी एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका भी एटॉमिक नंबर है 11। अब आप कहोगे एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। हाँ, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो भी सेम है। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, तो यहाँ पर भी 17, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी 11, प्रोटॉन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये तो न्यूट्रल स्पीशी है ना, न्यूट्रल के लिए N लिख देते हैं, ये चार्ज के लिए C लिख देते हैं। यहाँ पर भी ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन न्यूट्रल में क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें 17 प्रोटॉन है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन ये स्पीशी है चार्ज स्पीशी, इस पर है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, 17 तो इसका एटॉमिक नंबर है, 17 इलेक्ट्रॉन तो थे, कब थे, जब ये इस पर कोई चार्ज नहीं था तब तो 17 ही थे। लेकिन अब इस पर आ गया है एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने। मान लो एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 17 के साथ हम ऐड कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कि टोटल बनता है, क्या बनता है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। अब देख लो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, है ना, अपने शेल से निकाल दिए। मान लो जब ये न्यूट्रल था तब इसके पास 10 थे, अब इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दे दिया है ना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब आप इलेक्ट्रॉन में क्या देख सकते हो, चेंज यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन केवल कहाँ पर देखोगे आप चेंज, सिर्फ और सिर्फ चार्ज्ड स्पीशी पर। अगर कोई स्पीशी चार्ज्ड नहीं है, न्यूट्रल है, तो वहां पर आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, सॉरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, चलो, तो न्यूट्रॉन की बात तो खैर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया है, ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। हमने पढ़ लिया है कैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो क्लोरीन 17, तो पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10, बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके आउटर शेल में, आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, समझ में आया। अब आप कहोगे तीसरे में तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने थे, कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन थे तो 7 ही भरेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 18 तक एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, और एटॉमिक नंबर क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये भी हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। फिर बात कर ली थी हमने वैलेंसी की। वैलेंसी यानी कि आउटर शेल पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर शेल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कितने और इलेक्ट्रॉन दे करके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगी उसकी वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, और जो वैलेंसी है
वो जो आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नियॉन अगर आप देखो तो नियॉन का जो आउटर शेल है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 0। 0 क्यों होगी वैलेंसी? यानी कि वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के। सिंपल सी बात है, इसे करना है ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये दोनों ही हीलियम और नियॉन दोनों ही क्या स्टेबल हैं? स्टेबल यानी कि देखो ये तो पहले तो ये नोबल गैसेस भी हैं इसीलिए स्टेबल भी हैं। दूसरी चीज ये ड्यूप्लेट में और ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, जिस वजह से ये और कंबाइन करेंगे नहीं किसी के साथ, क्योंकि पहले से ही क्या है देखो कंबाइन क्यों करेगा कोई भी जो एटम है, ठीक है, वो कंबाइन क्यों करना चाहेगा ये पता होना चाहिए। तो वो कंबाइन इसीलिए करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो भी कैसा हो जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल होना चाहेगा स्टेबल। ठीक है, अब अगर हम हीलियम और नियॉन की बात करें तो ये पहले से ही स्टेबल है, क्योंकि इन्होंने जो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से अचीव करी हुई है। ठीक है, तो पहले से स्टेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले आए सोडियम को, क्या ले आए? सोडियम को, जिसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 11, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अगर हम सोडियम को यहाँ पर लेकर के आते हैं और इसकी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे? अब देखो सबसे पहले अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना कि शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 11 को 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका आउटर शेल। अब यहाँ पर होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 होने चाहिए। देखो हमने पढ़ा था ना, अभी रूल्स में पढ़े थे कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये कंबाइन करना चाहेगा। ठीक है, कंबाइन करके 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा अपने शेल में और स्टेबल होना चाहेगा। अब वो कैसे करेगा? ये सारी चीजें कैसे कंबाइन करेगा किसी के साथ, है ना? तो कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है इसकी, वो बताएगी वैलेंसी। तो पता होना चाहिए हमें इसकी वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी से पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो क्या वैलेंसी 1 इसीलिए है कि आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, यानी किसी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, इसका लिखेंगे अगर कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,7। अब इसके वैलेंस शेल की बात करें तो इसका ये है वैलेंस शेल, आउटर शेल। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसकी वैलेंसी 7 होगी? जैसे इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वैलेंसी 7 होगी? सोचिए, नहीं, वैलेंसी 7 होगी नहीं, 7 तो हो ही नहीं सकती है ना वैलेंसी। ठीक है, तो कैसे इतना ये डिफरेंस क्यों है? इसकी तो हो जा रही है 1, इसकी हो नहीं रही 7। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो इसकी वैलेंसी 1 इसीलिए नहीं है कि इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी, नहीं। ये क्या कर सकता है? अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? इसके पास है 2 या 3 ऑप्शन। ठीक है, या तो पहला ये क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, फिर ये वाला बन जाएगा इसका आउटर शेल, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही और ये स्टेबल हो जाएगा। पहला काम ऐसा कर सकता है। दूसरा ये क्या कर सकता है, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, एक तो इसके पास है ही पहले से, 7 किसी से ले ले, 8 बन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ऐसा ये कर सकता है। तीसरी चीज ये कर सकता है किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किसी शेयर करेगा तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी वैलिड यहाँ पर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है तीसरा ऑप्शन। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब देखो जो दूसरा ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके आउटर शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही है ना, 11 प्रोटॉन है। अब 11 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। मान लो पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए हैं। अब 11 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे? चलो माना बात कर भी लिया, फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया कहीं से, अब इसके पास हो गए 13 इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो भी 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है इतने सारे, सॉरी 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये प्लान तो काम नहीं करेगा। दूसरा, इतने इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में डालने के लिए इसको इतनी सारी एनर्जी चाहिए।
ठीक है, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ये वाला प्लान इसका काम नहीं करेगा। अब इसके पास सिर्फ पहला वाला प्लान बच जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी शेल से निकाल सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसको नहीं लगेगी, ठीक है, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी दूसरे को दे सकता है, ठीक है, इसको जरूरत होगी, इसको दे देगा ना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से चला जाएगा और ये बन जाएगा 2,8, ये 8 बन जाएगा इसका आउटर शेल, क्योंकि यहाँ से तो ये शेल तो खत्म हो गया, खाली हो गया ना, तो अभी शेल का क्या काम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और अब ये बन जाएगा स्टेबल, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी हम कहें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, बन जाता है Na पॉजिटिव, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 वैलेंसी हो गई, क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके हो रहा है ना स्टेबल, तो वैलेंसी 1, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं क्लोरीन के केस की, अब इसके ये भी 3 चीजें कर सकता है, ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, या तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये सातों इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, शेयर कर ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये क्या कर ले, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं क्या हम, 7 इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है क्या अपने शेल से, है ना, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, फिर ये वाला इसका आउटर शेल बन गया था, स्टेबल हो गया था, वैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ये वाला इसका आउटर शेल बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, क्या ये ऐसा कर सकता है? तो देखो बच्चों, अभी इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब ये 17 जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है ना, एक तरह से होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर दें, प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे, ठीक है, 16 हो गए। अब प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन पावर, या जेड इफेक्टिव, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव हम कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से अट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, तो चलो फिर भी हमने एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 15, प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, अब इतने सारे प्रोटॉन जब पकड़ के रखेंगे बहुत कम इलेक्ट्रॉन को, मान लो 4 बड़े बड़े बच्चों ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो वो उसे कहीं जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे, तो ऐसे ही 17 पॉजिटिव प्रोटॉन्स ने 15 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो वो जो है अब और इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने नहीं देंगे, यानी कि ये वाला जो प्लान है 7 इलेक्ट्रॉन को देने वाला, ये वाला तो फेल हो जाएगा फेल, ठीक है। अब इसके बाद जो ये थर्ड प्लान बचा हुआ था कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और इसका जो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे वो 8 होकर के ये स्टेबल हो जाए, ये काम करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी क्या कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से हो रहा है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, तो दोनों की ही वैलेंसी क्या है, 1 है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई जो एटम है शेयर करके लूज करके या गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, वही वैलेंसी होगी, ठीक है। बाकी जो इनर्ट एलिमेंट है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी इनकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो पहले से कंप्लीट है, और हीलियम जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है कि वैलेंसी क्या है, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, अब आपको समझ भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। फिर हमने वैलेंसी देख ली थी कैसे, हम जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आउटर शेल पे है 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेंगे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले या 2 किसी को दे दे, तो इजी क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी है ना, किसी को 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो लिमिटेड हैं, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, उतने प्रोटॉन जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इतना क्लियर हो गया, तो ये 2 दे देगा तो वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है, ऐसे यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 3, सेम यहाँ पर भी सेम केस है कि फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए 8 हो जाएगा, तो ये गेन कर लेगा, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, गेन करके स्टेबल हो जाएगा, तो एक बार आप वैलेंसी देख लीजिए। चलिए बच्चों,
तो यहाँ तक वैलेंसी हो गया कंप्लीट। अब वैलेंसी आपको समझ में आ गई है, तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर तक सभी की वैलेंसी आपको निकालनी, की वैलेंसी किसकी कितनी है। ठीक है, ध्यान रखना है जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, ठीक है, जितने शेयर करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही वैलेंसी होगी। वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।